नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं असीम मिश्रा आपके सामने और आज बात हम करेंगे बीमा लोकपाल और इसमें किए गए संशोधनों की। देखिए, दरअसल जैसे जैसे बीमा पॉलिसी धारकों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीमा संबंधी शिकायतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अब किसी भी कंपनी की बीमा पॉलिसी के धारक जो हैं वो सेवा में, सर्विसेज में किसी भी तरह की खामी की शिकायत अब ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगे। यही नहीं, बीमा एजेंट या ब्रोकर की सेवा में अगर खामी है तो उसकी भी कंप्लेन अब वो कर सकेंगे। साथ ही साथ लोकपाल का जो पूरा सिस्टम है, जो तंत्र है, उसको भी मजबूत बनाने का मकसद भी इस संशोधन के जरिए यही है कि अगर कोई लोकपाल किसी कारणवश कार्यालय से अनुपस्थित रहता है तो अन्य लोकपाल को अतिरिक्त प्रभार देने का भी प्रावधान किया गया है ताकि सेवाएं जो हैं वो प्रभावित ना हो सके। सरकार के इस कदम के बाद बीमा धारकों को काफी फायदा होने जा रहा है। साथ ही बीमा से संबंधित शिकायतों के निपटारे में भी ये काफी मददगार साबित होगा। तो इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसा रहा इस हफ्ते शेयर बाजार। और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं बिमल गोयल, जो कि निदेशक हैं एसएमसी इंश्योरेंस ब्रोकर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सर, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये जो संशोधन किए गए हैं बिमल जी, ये इस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में और भी किस तरह से पारदर्शिता आए, कामकाज और भी बढ़े, लोग को के मन में अगर कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है तो वो दूर रह सके। कैसे देखते हैं इस पूरे संशोधन को? इस पूरे सेक्टर के लिए कितना फायदेमंद होगा ये संशोधन? हाँ, देखिए, इंश्योरेंस शिकायतों के लिए पहले से ओम्बड्समैन हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो अब बहुत बढ़िया किया जा रहा है। 2 मार्च से ये इफेक्टिव हो गया है। तो क्या हो रहा था कि पहले जैसे आपको शिकायत करने के लिए ट्रेवल करना पड़ता था, फिजिकल कॉपी फाइल करनी पड़ती थी। अब आपको फिजिकल कॉपी के बिना आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और इवन इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हियरिंग का प्रोविजन किया हुआ है जी। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप जहां पर भी बैठे हुए हैं आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आपका काम जल्दी होगा और बिना खर्चे के होगा। तो ये 2 बड़ी चीजें जो है, बाकी तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसके अंदर, 6-7 अलग अलग चेंजेस किए हैं। इसमें से जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपनी शिकायतों को उसका रिजोल्यूशन करवाने के लिए एक बढ़िया प्रोविजन इसमें किया गया है। नहीं, लेकिन बिमल जी, अगर इन संशोधन से पहले वाली स्थिति की बात करें तो किस तरह से समस्याएं जो लोग हैं वो फेस किया करते थे? इस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में क्या कुछ खामियां थीं जिनको कि दूर करने के लिए इन संशोधनों को लाया गया? देखिए, इसमें एक प्रोविजन ये था कि पहले जो ओम्बड्समैन अपॉइंट होते थे उसका जो सिस्टम था, अब वो सिस्टम थोड़ा सा बेटर कर दिया गया है। कुछ शिकायतें थी कि जो ओम्बड्समैन आ रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू आ रहे हैं और वो इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा उनके पर्सपेक्टिव का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो अब जो है, जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो चेंज कर दिया गया है। उसके कारण से अभी जैसे एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, ही विल आल्सो बी सिटिंग इन द सिलेक्शन कमेटी टू डिसाइड हु विल बी द ओम्बड्समैन। तो इसको कोशिश किया जा रहा है कि ये और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए ओम्बड्समैन। तो एक तो ये चीज आ रही है। दूसरा ये आ रहा है कि पहले ओम्बड्समैन की यदि कोई किसी ने रिजाइन कर दिया या कुछ हो गया है तो वैकेंसी जब तक फिलअप नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम रहती थी, तो डिले हो जाता था। अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि किसी और ओम्बड्समैन को एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। तो ये एक इस तरह से, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए एक प्रोविजन हो गया है। दूसरा, इसका जो मत है उनका, ओम्बड्समैन का जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर इफेक्ट आ जाना चाहिए इसका। और तीसरा जो है, जो डिले होती थी, डिले को कर्टेल करने के लिए प्रोविजन किया गया है। ठीक है। इसके साथ में मान लीजिए यदि कोई ब्रोकर है, पहले इंश्योरेंस ब्रोकर्स को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था और बहुत सारी शिकायतें थी कि इंश्योरेंस ब्रोकर्स के अगेंस्ट में भी कि कुछ लोग इसकी इंश्योरेंस की मिस सेलिंग करते हैं।
बिल्कुल तो उसको पहले प्रावधान में नहीं था, अब उसका स्पेसिफिक प्रोविजन करके इंश्योरेंस ब्रोकर्स को भी इसमें शामिल कर दिया शामिल गया किया है। गया। हमारे साथ डॉक्टर एनसी माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं फार साइड ग्रुप से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ते भी रहे हैं, अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करते रहते हैं। माहेश्वरी जी, हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से जो इंश्योरेंस और ओम्बुड्समैन हैं उस पूरे तंत्र में कुछ संशोधन किए गए हैं, और संशोधन करने का जो मकसद है सरकार का वो ये कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, सारी चीज़ें और भी अच्छे से आगे बढ़ सके। कैसे देखते हैं आप इन संशोधनों को? देखिए, मुझे लगता है हमें इसको प्रिलिमिनरी इशू से लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो इंश्योरेंस को बहुत डेवलप करना है, और इंश्योरेंस को डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ अंडर इंश्योरेंस भी है और जो पेनिट्रेशन है वो भी बहुत लो है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि जो पहले गवर्नमेंट का पहले एलआईसी की अगर हम बात करें कुछ साल पहले एक मोनोपोली प्रोडक्ट था, उसको वो चाहते हैं कि प्राइवेटाइज हो और प्राइवेट के पास ज्यादा पावर होगी। लेकिन जब प्राइवेट किसी चीज को दी जाती है, एक पब्लिक इंटरेस्ट होता है, एक प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या किसी भी रेगुलेटर को ये लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिसी हितधारक जो है उनके बेनिफिट को, उनके हित को कैसे सिक्योर किया जाए। तो उसके लिए हमारे और सभी संविधानों का और या बाकी रेगुलेटरी का एक रहा है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ पाए जो थोड़ा इम्पार्शियल हो, काफी इफेक्टिव हो, टाइम कंज्यूमिंग कम हो, और साथ ही साथ लोगों को एक एश्योर्ड डिलीवर, जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि अगर हमें ये मैकेनिज्म मिल जाए तो इसको चलते हुए हमारा शायद जो डे टू डे के इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके चलते हुए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम आई, जिसमें जो लास्ट 2017 में काफी डिटेल्ड में डिस्कशन की, और उन्होंने काफी डिटेल्ड पेपर और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दी, डिटेल्ड स्कीम की। अब उन्होंने जो 3 मार्च को जो आफ्टर मैंडेटरी जो नोटिस पीरियड होता है उसके बाद जो रेगुलेशन की है उसमें बेसिकली 3 चीजें उन्होंने इफेक्ट की है। लेकिन उनका मेन जो उनकी भूमिका है, मेन उनका जो अपेक्षा है इस साल उससे वही रहा है कि हमारे को इंप्लांटेशन मिलना चाहिए, इफेक्टिव रेस होने चाहिए और टाइम कंजम्पशन बहुत कम होना चाहिए। और कई जगह तो उन्होंने लिखा है कि हम 1 महीने में भी मीडिएशन कर सकते हैं या 3 महीने में अवार्ड भी दे सकते हैं। नहीं, माहेश्वरी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियरली साफ तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन बिमल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बिमल जी, लगातार हम आप सभी इस बात को समझते हैं, अखबारों में रिपोर्ट्स कई बार आती हैं कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, हालांकि ओम्बुड्समैन हैं थे पहले भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, हम सभी पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो समस्याएं जब आती हैं कंपनी की तरफ से और उस समस्या को एड्रेस करने के लिए कई बार जो होल्डर्स हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, लेकिन बावजूद भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग्स होते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कैसे इसको इन संशोधनों के जरिए और भी मजबूत किया जाए, इसको ठीक किया जाए, आगे का रास्ता निकाला जाए, कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक तो ये जो कर दिया है वो तो ठीक ही है। आप कह रहे हैं कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, तो देखिए ओम्बड्समैन के लिए आज के डेट में सिर्फ 3 तरह की एंटिटीज जो हैं वो क्लेम कर सकती हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर जिसने अपना खुद का या तो इंडिविजुअल पॉलिसी में या एक ग्रुप पॉलिसी में बीमा करवाया हुआ है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, खुद का घर का इंश्योरेंस ये करवाया हुआ है। एक तो वो लोग हैं इसमें। दूसरा, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो भी इसमें क्लेम कर सकती हैं। और तीसरा, माइक्रो एंटरप्राइजेज वो इसमें क्लेम कर सकते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज का मतलब है जिसका 25 लाख रुपया का प्लांट एंड मशीनरी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है, या सर्विस सेक्टर में है तो 10 लाख रुपया का जिसका इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो है वो अभी ओम्बड्समैन के अंदर नहीं है, और ओम्बड्समैन की लिमिट जो है 30 लाख रुपीस तक का एक क्लेम किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल्स की के जो प्रॉब्लम है इसमें शामिल हो रही है, इसका रिडर्सल हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं वो शामिल इसमें नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए भी एक सोचा जा सकता है कि या तो ओम्बड्समैन या कोई और मैकेनिज्म जो है जिसके लिए लाया जाए, जिसके थ्रू इस सेक्टर के अलावा और लोगों की जो शिकायतें हैं, क्लेम में जो डिले होती है, क्लेम में से पैसे कटते हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज का रिस्पॉन्स नहीं आता है, या कोई शिकायत है, तो वो उसको डील किया जाए। हालांकि इसके अंदर इसमें एक चीज और प्रोविजन जो बढ़िया कर दिया गया है कि पहले तो सिर्फ डिस्प्यूट्स के लिए ये था
तो वर्ड था उसके अंदर कि क्या चीज मैटर रेफर कर सकते हैं, तो डिस्प्यूट है उसको रेफर कर बिल्कुल। सकते हैं। मीन्स कौन सा अभी मैटर आप इसके अंदर लोकपाल को भेज सकते हैं, लोकपाल को रेफर कौन कर सा सकते हैं। मैटर लोकपाल देख सकता है, अब उस दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया है। उस दायरे को बढ़ाकर उसके अंदर एलिगेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, और डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब जो कंज्यूमर एक्ट जो है उसके अंदर जो डेफिशिएंसी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहाँ पर ले ली गई है। नहीं तो थोड़ा इसलिए सा इसलिए दायरा भी- विमल जी, इसलिए भी ये चर्चा आज हम कर रहे हैं कि कई बार जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसके जो कानून हैं उसमें जो प्रावधान हैं, और दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस रेगुलेशन के जो नियम कानून हैं उसमें कई बार मैच नहीं हो पाता। इस वजह से कंज्यूमर अपने राइट्स को लेकर कई बार जाता है, इंश्योरेंस कंपनियां रिटर्न कर देती हैं। तो ये मैच हो सके इसलिए भी ये काफी जरूरी था। बिल्कुल इसके लिए जरूरी था। हालांकि इसके लिए देखिए ये एक डायनामिक चीज है, तो प्रोविजन होते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रेगुलेटर हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDAI, वो चेंजेस करती रहती हैं और बहुत सारे चेंजेस पास्ट में किए गए हैं। तो जैसे कवर्स को स्टैंडर्डाइज करना है ताकि हर इंश्योरेंस कंपनी वही पॉलिसी वर्डिंग दे, तो जो आम जनता के लिए, एक कॉमन मैन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दे, ताकि उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन अभी किए गए हैं। तो वो तो चीजें हैं, और अपनी कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए सिर्फ एक ओम्बड्समैन नहीं है। IRDA ने ये किया है कि हर कंपनी को ये डायरेक्ट किया हुआ है आज से नहीं, बहुत सालों से, कि आप अपना खुद का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना के रखिए। आप वेबसाइट पर भी पब्लिश कीजिए, पॉलिसी के थ्रू भी कन्वे कीजिए, और उसके लिए एक रिपोर्ट कि आपने कितने कंप्लेंट आई है, कितना सेटल हो गया है, और सबका सब होता है। तो ओम्बड्समैन में जाने से पहले आपको एक कंपनी के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए, और उसका रिजोल्यूशन वहां से पहले तो फर्स्ट ये है कि वहां से होगा। लेकिन कई बार आपका डिसीजन जो इंश्योरेंस कंपनी का आ गया और आप उसे सहमत नहीं है, आपको लगता है कि मेरे साथ में न्याय नहीं हो रहा है, तो आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। फिर ओम्बड्समैन का डिसीजन भी आ गया मान लीजिए, और ओम्बड्समैन का डिसीजन में आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप फिर भी कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी नहीं जा सकती है। विमल जी हमारे पास हमारे एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, गजराज जी हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गजराज जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मैं 1977 से 80 तक जयपुर में राज्य सरकार में टीचर था। फिर 80 में मैंने केंद्रीय विद्यालय में सर्विस ज्वाइन कर ली, और अभी मैं दिल्ली में हूँ। 2009 में मैं दिल्ली से रिटायर हो गया हूँ। तो वहाँ पर जो मेरा इंश्योरेंस का पैसा कटता था जयपुर में, वो आज तक उस रिफंड नहीं हुआ, और न उसकी कोई पेंशन के रूप में कुछ उपलब्धि हुई। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब वो जो फंड था वो कौन सा फंड था? क्योंकि तो ये जो पॉलिसी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली जाती है, तो आपका जो फंड है वो तो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं होगा ना, कहाँ से फंड लिया हुआ है? उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि पैसा तो जो कटा था आपका वो क्या कटा था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कटता है ना जी, कंपलसरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो कंपलसरी कटता है, देखो एक तो PF कटता है, और एक EDLI के लिए पैसा PF डिपार्टमेंट में जाता है। जी हाँ। और आप किस चीज की रेफर कर रहे हैं? मतलब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे आप? किस चीज मैं कर रहे हैं? राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस में था टीचर, तो उस समय वहां पर एम्प्लॉय का सभी का कटता था, हमारा भी कटता था पर मंथ। लेकिन उसके बाद जब मैंने दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद न तो वो पैसा मिला, न उसकी जो पेंशन मिलती है वो भी नहीं मिली। तो क्या करना चाहिए? एक ख्याल में मैटर ये तो PF से और जो है किसी स्टेट फंड से रिलेटेड मैटर है, इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। फिर भी आप जो है कुछ ऐसे क्वेरी है तो आप स्पेसिफिक डिटेल को, कि इसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा कि वो आपके कोई पास जो पैसा कटा है उसका क्या आपके पास में प्रूफ अवेलेबल है। ऐसे तो स्टेट का एक मैकेनिज्म है, आप रिजोल्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए, RPG के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म बना हुआ है। आई एम श्योर कि आपने वो शायद यूज कर लिया होगा, यूज नहीं किया हुआ तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे को फिलहाल ये लगता है कि ये जो मैटर है इंश्योरेंस से कितना लिंक्ड है, इंश्योरेंस कंपनी से तो डायरेक्टली लिंक नहीं लगता है ये मैटर। विमल जी, और मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकूंगा, क्योंकि समय इस प्रोग्राम में अब थोड़े से रह गए हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस विषय पर और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Got it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, ओम्बुड्समैन को लेकर और जो संशोधन किए गए हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विमल जी हैं और साथ साथ NC माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी, मैं अब आपका रुख करूंगा और जिस बात का जिक्र अभी विमल जी कह रहे थे कि देखिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं क्लेम्स को लेकर और बहुत सारी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, तो बजाय कि ओम्बुड्समैन जो लोकपाल है उसकी जगह जाने के बजाय जिस कंपनी से आपने वो प्रोडक्ट ले रखा है, उन कंपनियों के पास भी इस तरह के ओम्बुड्समैन होते हैं जहां कि आप अपनी शिकायत को लेके जा सकते हैं और वहां पे निपटारा अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि लाखों लोग एक प्रोडक्ट्स को लिए होते हैं कंपनी की तरफ से, क्या उस कंपनी इतनी सक्षम होती है वो कंपनी कि इतने हज़ारों लाखों केसेस को वो सेटल कर सके? और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जो बायर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स आपने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए। सबसे पहले तो है उसकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी, सोल्वेंसी की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो लाख आदमी है और एक साथ 50,000 या 1 लाख, या जैसे कोविड का पीरियड आया, अगर एकदम डेथ रेट या क्लेम रेट बहुत ज्यादा आ जाएगी तो कैसे होगा? दैट ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्वेश्चन है कि उसकी सोल्वेंसी कैसे डिसाइड होती है। तो उसमें जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है थ्रू री इंश्योरेंस। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी देखने में स्टैंड अलोन है पर सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और किसी ना किसी लेवल पे वो री इंश्योरेंस का मैकेनिज्म यूज करते हैं, जहाँ पे ये जो रिस्क है वो एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे एक इंश्योर्ड का जो माहेश्वरी जी, मैं आपको रोक रहा हूँ इसलिए कि एक कॉलर भी जुड़ गया है हमारे साथ, कुछ प्रश्न वो पूछना चाहता है। हमारे साथ SK अग्रवाल जी हैं जो कि वृंदावन से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अग्रवाल जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी इंश्योरेंस जो है कितनी एज तक होते हैं? माहेश्वरी जी। हाँ जी, हेलो जी, इनका माहेश्वरी जी, इनका सवाल है कि इंश्योरेंस जो है वो कितनी उम्र तक आप जो है वो कर सकते हैं? देखिए, अभी काफी लिबरलाइज हो गया और डिफरेंट कंपनियों ने अपना अलग अलग मैकेनिज्म दिया है। कोई 65 तक लेता है, कोई 75 तक लेता है। फिर टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसकी अलग है, एंडोमेंट पॉलिसी की अलग है। ये जो यूपीए जो हमने 22 या 23 कंपनी जो इंडिया में चालू हो गई है, हर एक ने अपने अपने प्रोडक्ट मान के दिए हुए हैं। लेकिन 65 तो ऑलमोस्ट हर कंपनी का ही है और स्पेसिफिक केसेस में अप टू 75 ईयर्स तक भी आप ले सकते हैं। अगर वो मेडिकल लिंक्ड है, यूनिट लिंक्ड है, तो कई कंपनियों ने उसे ज्यादा पर्टिकुलरली टर्म इंश्योरेंस के केस में कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी दी हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अग्रवाल जी को अपना आंसर मिल गया हो। लेकिन माहेश्वरी जी, आप अपनी जो बात कह रहे थे, जी अभिमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सबसे पहले होता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए IRDA की तरफ से मैंडेट है अप टू एज ऑफ 65 तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज को अपने प्रोडक्ट देने होते हैं। तो अप टू 65 का तो एक स्टैंडर्ड प्रोविजन किया हुआ है इंडस्ट्री के अंदर। अब मोर देन 65 के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो अप टू द एज ऑफ 80 मतलब 79 की एज तक, 79 से 80 क्रॉस करने से पहले पॉलिसीज मिल जाती हैं। तो इसके लिए या तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू या बैंक का इंश्योरेंस के थ्रू 80 तक के लिए प्रोविजन अवेलेबल है एज फार एज हेल्थ इंश्योरेंस इज कंसर्न। ठीक है, माहेश्वर जी, आप अपनी बात इससे पहले जब कह रहे थे उसको जरा पूरी कर लें उस पर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो मेन इंपॉर्टेंट इशू है ग्रीवेंस हैंडलिंग, जो कि सोल्वेंसी का इशू नहीं है। अगर एक साथ 5,000 क्लेम आ जाते हैं तो क्या उनका जो क्लेम डिपार्टमेंट है वो इतना सशक्त है कि वो टाइमली इनको पूरा कर देगा? अभी हमने देखा कोविड पीरियड में तो काफी लोगों के क्लेम 2-2, 3-3 महीने डिले हुए, जबकि जो इंश्योरेंस रेगुलेशन है उसने कह रखा है कि अगर मेजोरिटी क्लेम है
तो प्रैक्टिकली डेट ऑफ मैच्योरिटी पे आपको क्लेम मिल जाना चाहिए। और अगर आपका डेथ क्लेम है, कोई अलग क्लेम है, तो उसमें उन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ है कि 1 महीने में प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी पहली डोज होगी, ओवरऑल इतने पीरियड में आपको करना है। लेकिन हमने देखा है कि काफी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है क्लेम सेटलमेंट में, जो मैच्योरिटी क्लेम है वो तो काफी टाइम पे हो रहा है, लेकिन जहाँ पे डेथ क्लेम है उसमें काफी डिले हो रही है। और इसीलिए जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम है इसका लोगों को काफी फायदा, अगर हम इनका डाटा देखें तो काफी पॉपुलर होता जाता है और काफी लोगों ने इसको ऑलरेडी यूज किया है। और सबसे पहले जो आपने बात की थी कि क्या हम इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम में ये पहली रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्ट किसी का केस एंटरटेन भी नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी से ही बात करनी है। अगर वो आपको 1 महीने में रिप्लाई नहीं देते या आपका केस रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट केस करने के कारण आप उसमें जा सकते हैं। इसका मतलब पहले उन्होंने यही कहा है कि आप इंश्योरेंस कंपनी में बात करें। और इंश्योरेंस नहीं तो डिफेंस में भी माहेश्वरी जी, मेरा सवाल ये है कि हालांकि वो अपने एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि जो पॉलिसी है उसको आप ठीक से पढ़िए, क्या कुछ उसमें लिखा है वो उसको आराम से पढ़िए, ठीक से पढ़िए तभी आप किसी पॉलिसी को लीजिए। लेकिन कई बार लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दबाजी में होते हैं या उनकी समझ नहीं होती है, और उसका फ़ायदा जब उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसका फ़ायदा कई बार ये कंपनियां उठा लेती जी, हमने तो आपको ऐसा नहीं कहा था, हमने आपको ऐसा कहा नहीं था। तो ये जो एक स्थिति आ जाती है कम्युनिकेशन गैप की, जिसमें कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं और फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, कैसे इसको एड्रेस किया जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो इंश्योरेंस में मिस सेलिंग है वर्ल्ड ओवर एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। और इसमें जो ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें मेजर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईआरडीए की है। जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो पॉलिसी को अप्रूव करती है, सारे बायलॉज पढ़ती है, देखती है, और विद इन दैट फ्रेमवर्क ही वो पॉलिसी निकलती है। तो अगर कोई उसमें एपरेंट मिस्टेक है तो आईआरडीए की जिम्मेवारी है। ओम्बड्समैन का भी लिमिटेड रोल है इसमें। ओम्बड्समैन के जो 7 फंक्शन है उसमें से अगर किसी को कब प्रीमियम देना है उसमें कोई इशू है, या टर्म्स ऑफ पॉलिसी उसको समझ में नहीं आई उसमें कोई इशू है, तो वो देखा जाता है। पर प्योरली अगर मिस सेलिंग की बात करें तो मिस सेलिंग जो है ओम्बड्समैन से ज्यादा आपको आईआरडी में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आईआरडी का भी ऑनलाइन पोर्टल है, आप आईआरडी में बहुत 3 और 4 डेज में आपको इंटरिम रिप्लाई आ जाता है, और वो रियली दे गो इनटू डीप, मतलब वो देखते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं इशू है। लेकिन अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन का है इन्वेस्टर अवेयरनेस का। जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा पब्लिक एड्स है, सेबी काम करती है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी में वो शायद डीप पेनिट्रेशन टुवर्ड इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं है। जो पॉलिसी होल्डर है, आप देखेंगे पॉलिसी होल्डर की साल कोई इंश्योरेंस कंपनी मीटिंग नहीं करती है। वो जिस समय सेलिंग करते हैं उस समय जरूर इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है उनके हित के लिए मैंने कोई अभी ऐसा सिस्टम नहीं देखा कि कोई भी कंपनी रेगुलरली मीटिंग की जाए। आईआरडीए इस क्वेश्चन को ऑलरेडी देख रहा है, और मुझे लगता है कि आपने बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट उठाया हुआ है कि एक मिस सेलिंग का चांस भी है और मिस सेलिंग हो भी रही है, और ये सबों के नोटिस में है। अब हमें इसको कैसे चेक करना है, इसको हमें देखना है। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक भी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हमारे साथ अभिमन्यु दत्ता जी हैं जो कि आंध्र प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है जी, मैंने कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस में मैंने पूछिए मैं कोटक महिंद्रा में सर, मैं कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी में एक तो मेडिक्लेम किया था मई 2019 पे। ओके, अच्छा, उन्होंने जो पॉलिसी बॉन्ड हमको भेजा उस टाइम में मेरा फ्लैट का रिनोवेशन चल रहा था, तो उन्होंने वो वापस चला गया, रिटर्न हो गया। तो देन आई हैव गिवन देम एक नया एड्रेस विथ माय वोटर आई कार्ड। मैं अपना मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का, मैं एक्चुअली हूँ वेस्ट बंगाल का, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का मैंने उधर भेजा। उन्होंने क्या किया, वो बार बार हमको रिपीटेशन, आपको ये दीजिए वो दीजिए, मैंने सब कुछ दिया। मैं अपना वोटर आई कार्ड जहां मेरा एड्रेस पूरा है, मैं आई गॉट माई पॉलिसी बॉन्ड आफ्टर 9 मंथ। हम जिस दिन हमको मिला, मैं उस दिन को बोला, उसको जो 15 डेज लॉक पीरियड रहता था, तो मैंने देन एंड देन मेल किया कि हमको नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, अब मेरा पॉलिसी वापस की। नो आंसर। नेक्स्ट ईयर मैंने कैश देके किया था, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने उसमें क्या किया था, मैंने वो सेकेंड ईयर में मैंने कैश दे किया था। उन्होंने क्या किया, संक्षेप में पूछिए सर। मेरा सिग्नेचर जाल करके टीसीएस बना दिया करके मेरा सेकेंड ईयर में, क्योंकि आई वाज टोटली डिससैटिस्फाइड, मेरे को पॉलिसी रिन्यू करना नहीं। ठीक है, सवाल मैं समझ गया। विमल जी, इसका आप जवाब देना चाहेंगे? बहुत ही दुखी हैं ये। मैंने बार बार ओम्बुड्समैन में मेल किया सर, ऑल आर डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए अभिमन्यु, जवाब सुन लीजिए। इसमें 2 चीजें हैं, देखिए, एक तो जो पॉलिसी आपको कब मिला है और उन्होंने कब भेजा और कब मिला है, एक तो ये इशू है।
तो जिस दिन आपको मिला है उस दिन से 15 दिन का आपके पास में फ्री लुक इन पीरियड होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिसी जब भेजते हैं तो आपके पास में इमीडिएटली विद इन फ्यू डेज मिल जाता है। तो आपने उनसे क्वेश्चन नेचुरली पूछा होगा कि आपके पास में कोई पीओडी है या कोई और चीज़ है जिससे मेरे को डॉक्यूमेंट डिलीवर हुआ है, तो आप वो बताइए। यदि वो पॉलिसी उनके पास में वापस जा चुकी है और आपको नहीं मिली है और आप उसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस लगातार कर रहे हैं, तो आपका केस बनता है। हालांकि इसके लिए और डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए पूरी सीक्वेंस देखनी पड़ती है राइट फ्रॉम द डे वन कि क्या सीक्वेंस बनी हुई है, लेकिन जितने फैक्ट्स आप बता रहे हैं उसके बेस पर केस बनता है। तो यदि कोटक कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पहले आप इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस मैकेनिज्म जो है उसको यूज कीजिए, उन पर कंप्लेंट कीजिए। नहीं होता है तो आपके पास में ऑप्शन है कि एक तो IRDA का एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है IGMS, आप उसमें कर सकते हैं कंप्लेंट, या आप ओम्बड्समैन में कर सकते हैं। तो एक तो ये आपने बोला। सेकेंडली आपने बोला कि जी आपका ECS के ऊपर जो है उन्होंने सिग्नेचर को फोर्स कर लिया है। देखिए यदि सिग्नेचर फोर्स करता है और वो बैंक वाला भी ऑनर करता है तो कहीं ना कहीं इशू तो लग रहा है इसके अंदर। लेकिन यदि किसी ने फोर्स किया हुआ है तो फोर्जरी के लिए ओम्बड्समैन भी या सभी लोग ये कहते हैं कि पहले आप एक पुलिस में कंप्लेंट कीजिए कि आपके ये जो सिग्नेचर फोर्स्ड है, क्योंकि वो मैकेनिज्म ऐसा है कि सिग्नेचर किसने किया क्या किया वो न तो ओम्बड्समैन के पास में उसका मैकेनिज्म होता है, न इंश्योरेंस कंपनी में मैकेनिज्म होता है। तो आप एक कंप्लेंट वहां पर कीजिए। तो मैं ये दो चीजें कह रहा हूँ, आप पहले कंपनी में कंप्लेंट कीजिए और यदि कंप्लेंट का यदि आप जवाब सेटिस्फाइड नहीं है फिर आप तो आप GMS में या पर्सनली कर सकते हैं और फोर्जरी के लिए आप पुलिस में कंप्लेंट। ठीक है, उम्मीद है कि अभिमन्यु जी को अपना जवाब उनको मिल गया हुआ सवाल का। हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाजार इस हफ्ते कैसा रहा उस पर एक नजर डालेंगे। कुछ पॉइंटर्स हमारे पास हैं, हम उस पर निगाह डालते हैं कि शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों ने बड़ी गिरावट के साथ सत्र का अंत किया। बाजार लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली के दबाव में रहा। ये कुछ हाइलाइट्स इस पूरे हफ्ते के गिरावट के साथ बाजार लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली, गिरावट का दौर यहाँ जारी रहा, मुनाफा वसूली के दबाव में रहा बाजार। गुरुवार को अमेरिकी बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिसका असर जो है वो शुक्रवार को घरेलू बाजार पर भी दिखा। साथ ही साथ अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने, कच्चे तेल में तेजी और कोरोना के नए मामलों ने बाजार पर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश की। शुक्रवार को भी सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन सबके बीच PSU बैंक इंडेक्स ने 4% और मेटल इंडेक्स ने 3.25% का गोता लगाया। वहीं रियल्टी, निजी बैंक, IT और वित्तीय सेवा इंडेक्स ने 1.25 से 1.5% तक की कमजोरी दर्ज की। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स पर 1 दर्जन शेयर हरे, जबकि 38 शेयर ने लाल निशान के साथ कारोबार का अंत किया। माहेश्वरी जी, कैसा रहा, अगर आपसे मैं जानना चाहूं इस पूरे हफ्ते बाजार का हाल? रहा मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही और पर्टिकुलरली जो इन्फ्लुएंस रहा वो डो जोन्स का। जो आप अमेरिकन बाजार की बात करें, आप नेस्डैक की बात करें या डो जोन्स की बात करें, तो हमने बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। और आपने जो 3 फैक्टर बोले कि क्रूड की प्राइस में निरंतर तेजी है, हल्की सी करेक्शन आई थी, लेकिन उसके बाद ओपेक जो प्लस है उन्होंने कहा कि हम जो आउटपुट पे कट है वो भी कंटिन्यू करेंगे। उसके दोबारा चलते हुए क्रूड दोबारा फर्म हो गया। और लेकिन इस बाजार में पिछले हफ्ते में जो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर मिला वो लिखा कि हमारा जो रुपया है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और कंटिन्यूअसली इस हफ्ते में आप देखें तो कभी 50 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 20 पैसे, ओवरऑल हमारा रुपया जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो रहा है। तो दैट इज ए गुड फीचर। लेकिन उससे जहां तक हमारा इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट में थोड़ा सा हमें रिलेटिवली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रुपया स्ट्रॉन्ग होने से जी माहेश्वरी जी, हमें ये लग रहा है कि FFI का पैसा और ज्यादा इंडिया में आएगा। ठीक है, चलिए समय की इतनी ही हमें इजाज़त मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल गोयल जी, निदेशक SMC इंश्योरेंस ब्रोकर्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सर। और NC माहेश्वरी जी, अध्यक्ष इन फार साइड ग्रुप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो इस कार्यक्रम में, मनी मंत्रा के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।